Hi, everybody. Work hard, stay positive, and good things will happen. Today is 17th of August 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning, we are having 5 such multiple choice questions. Join our Telegram channel. Then this is quiz number 106, Geography के answers. जैसलमेर वो शहर है इन सब ऑप्शंस में से जहां पे लोवेस्ट एनुअल रेनफॉल होता है। तमिलनाडु मतलब कोरोमंडल कोस्ट में जो रेनफॉल होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट विंटर रेनफॉल होता है। सुनामी वार्निंग सेंटर है हैदराबाद में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश है न्यू दिल्ली में। मैंगो शॉवर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई है प्री मॉनसून रेनफॉल इन कर्नाटका एंड केरला इज नोन एज मैंगो शॉवर। इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ मैंगोज। तो दिस इज रॉन्ग और यहाँ प्राइमरली बिहार बंगाल भी नहीं होना चाहिए, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्रॉप ऑफ मैंगो भी बहुत वेग है, सो द राइट आंसर इज दिस। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, जोग फॉल्स द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? Which waterfall is situated on Bheda Ghat? Which of the following lakes of India is located in Assam? What is Kayal? ये कयाल क्या होते हैं? Which one of the following is not a lagoon? Lagoon का definition भी बताइएगा. What is the definition of lagoon? हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, साइंस बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, इवन आपके ऑप्शनल में भी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, स्पेशली ज्योग्राफी ऑप्शनल। लगून क्या होता है? 2 लाइन का डेफिनेशन। तो सिमिलरली कयाल क्या होता है? 2 लाइन का डेफिनेशन। राइट इट डाउन। सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी का मतलब होता है आप सही शब्दों का चुनाव कर रहे हो। हम अक्सर क्या करते हैं, हम बोलना कुछ और चाहते हैं और हमारे शब्दों का चुनाव एप्रोप्रिएट नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई हमें स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी रखना है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिर रीजनल लैंग्वेज हो। स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी इज़ अ मस्ट। अदरवाइज हम सेम सेट ऑफ गिन के 2-4 वर्ड्स होते हैं, हम उन्हीं का बार बार रिपीटिशन करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइटिंग उससे वीक होती है। द आइडिया इज यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, द अराइवल ऑफ अ नोटेबल पर्सन, थिंग और इवेंट। लूमिंग क्राइसिस है रेसेशन का, अपीयर एज अ शेडोई फॉर्म, स्पेशली वन दैट इज लार्ज और थ्रेटनिंग। अनएनविएबल मतलब अवांछनीय, डिफिकल्ट, अनडिजायरेबल, अनप्लीजेंट। डेरेलिक्शन का मतलब होता है कर्तव्य का त्याग करना, द स्टेट ऑफ हैविंग बीन अबैंडन एंड बिकम डायलैपिडेटेड। फेलिएबल का मतलब होता है दोष क्षम, केपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग एरोनियस। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स है आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अब वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं है कि आप डिक्शनरी ओपन करके वर्ड लिस्ट को रटना चालू कर दो। वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि डेली आप ऐसे 5-6 वर्ड्स देखो, खुद आप भी इसमें इनपुट करके 2-3 वर्ड्स देखो और उनको राइटिंग, उनको स्पीच में भी यूटिलाइज करो, उसको इन यूज वोकैबुलरी में कन्वर्ट करो। ये चीज़ आपको हेल्प करेगा। जैसे हम जिम जाते हैं, ऐसा नहीं कि पहले ही दिन हमने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, ऐसे स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी नहीं डेवलप होती है। ये ग्रेजुअली डेवलप होती है, स्टेप बाय स्टेप, लिटिल बाय लिटिल आपको ऐसे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके, नाउ दिस इज सीसेट। सीसेट का भी सेम फंडा है। सीसेट भी ऐसा नहीं है कि आखिरी 15 दिन में हम बहुत पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इससे GS1 पेपर इम्पैक्ट होगा। द आइडिया इज आज से ही 2 सवाल रोज करो, डेली करो, एंड यू विल सी रिमार्केबल इंप्रूवमेंट इन योर सीसेट। Now this is 17 August 2022. Again the same फंडा। आंसर राइटिंग भी ऐसा नहीं होता है कि जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा फिर 2 महीने में आप दौड़ोगे, भागोगे, टेस्ट सीरीज करोगे, दिस एंड दैट, कुछ ज़्यादा फायदा होता नहीं है। द आइडिया इज आपको नेचुरली अच्छा होना होगा आंसर राइटिंग में। और हम ऐसे सवाल नहीं लेते हैं कि डिस्कस करो, क्रिटिकली इवैल्यूएट करो, या बहुत जिसका नैरो सेटअप है। वी ट्राई टू पिक सच क्वेश्चंस कि एक सवाल आप लिखो, इस एक सवाल से आपका टॉपिक तैयार हो रहा है, इस एक सवाल से आपको डेली कुछ लिखने में आ रहा है। वरना आप ज़्यादातर, हमें टाइपिंग मास्टर नहीं बनना है, हमें राइटिंग इन ओल्ड स्कूल लिखना है। प्लस इससे एक थोड़ा ठहराव आता है। डेली कॉपी पेज, पेन पेपर में आप लिखो, डायग्राम बनाओ, आइडेंटिफाई करो चीज़ें, अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, अपना दिमाग लगाओ। दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। हर किसी को आंसर राइटिंग करना चाहिए।
तो देखो ये कितना जेनेरिक सा सवाल मैं आपको देता हूँ। प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंडिया श्रीलंका बायलैटरल रिलेशंस। अभी चाइनीज शिप भी आया, श्रीलंका क्राइसिस भी हुआ, हिस्टोरिकल चीज़ें हमें पता है, हिस्टोरिकल चीज़ें पता है, बट हम लेटेस्ट लेयर के हिसाब से इसमें आप अपना दिमाग लगाओ और एक अच्छा व्यू पॉइंट आंसर डेवलप करने की कोशिश करो। आइडेंटिफाई करो इसमें चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और क्या वे अहेड हो सकता है फॉर द टू नेबर्स। दिस इज़ अ रियली गुड क्वेश्चन, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। और अपने वर्क को शेयर भी करो, वर्क को शेयर करो। शेयर करने से मोटिवेशन आता है, डिसिप्लिन आता है, और यू विल फील गुड। सो द आंसर, द सॉल्यूशन इज राइट आंसर एंड शेयर। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, सो दिस इज 17th of August 2022। आंसर सबमिट करने के लिए विजिट अवर वेबसाइट। जैसे 16th of August है, वी आर फॉलोइंग +2 साइकिल, तो 16th है मतलब 18th को हम इसका आंसर देखेंगे। अभी भी आपके पास टाइम है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा आंसर इसका ऐसे का ट्राई टू राइट। देन वी आर रनिंग दीज 2 कोर्सेज, दिस इज फॉर मेंस एंड दिस इज फॉर प्रीलिम्स। अगर आप थोड़ा लेट भी ज्वाइन करते हो तो फी तो कोई चेंज होगा नहीं, फी लाइक 28th मई है। अगर आप 27 मई को भी ज्वाइन करोगे देन ऑल्सो फी इज गोइंग टू बी द सेम। दिस नंबर इज वेरी वेरी स्पेशल, सो वी विल कीप दिस number only. There are no any type of say discounts etc. We don't do that. So the point is, this is the fee, this is the course, these are the 2 courses, this is for mains and this is for prelims. These are 2 separate courses. You can join these courses, you will find it very beneficial. fee payment के लिए ये स्कैन आप कर सकते हो, UPI QR कोड। बाकी जो दूसरे क्लासेस हैं लाइक वीडियोस, आंसर राइटिंग, टेलीग्राम क्विज, वो कंटिन्यू होगा। इफ यू फील लाइक टू कंट्रीब्यूट यू कैन यूज दिस कंट्रीब्यूशन बटन एंड यू कैन मेक सम कंट्रीब्यूशन, बिकॉज फाइनेंशियली भी हमें स्टेबल होना पड़ेगा सो दैट हम सृजन इंडिया 1 को और थोड़ा ग्रो कर पाए। ऑलराइट, सो योर सपोर्ट एंड फी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। नाउ दिस इज द टुडेज न्यूज़पेपर। जो नोट्स मेकिंग है, मुझे कुछ ही दिन का टाइम दो, मैं उसको फिर से रिज्यूम कर लूँगा। और हम दोनों न्यूज़पेपर अब कवर कर रहे हैं, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। सो दिस इज़ द हिंदू, दिस इज़ द हिंदू। बिफोर दैट सोशल मीडिया का भी एक टैब है। तो सोशल मीडिया में जैसे गवर्नमेंट बहुत एक्टिव हो गई है आजकल, और गवर्नमेंट ऐसी जो पोस्ट्स डालती है दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम प्रिपरेशन ये नहीं होता है कि गिनती के 4 नोट्स ही पढ़ने हैं, 4 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। नो, यू हैव टू हैव दिस 360 डिग्री आपको व्यू पॉइंट होना चाहिए, हर जगह आपकी नज़र होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट से भी सवाल आते हैं, सो स्पेशली ये गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट है, सोशल मीडिया पोस्ट एट्सेट्रा, दीज आर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल 75 रामसर साइट है 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में। अब आज की डेट में 75 है, सारी याद नहीं होंगी देन ऑल्सो इट इज़ ओके, बट रिसेंट 5-10 पता होनी चाहिए। तो 49 न्यू ऐड हुई है लास्ट 8 ईयर्स में। अब जैसे आज हम एग्जाम्पल देखते हैं भोज वेटलैंड का। भोज वेटलैंड, तो भोज वेटलैंड है मध्य प्रदेश में, 2002 में ये बनी थी रामसर साइट। ये कंटिग्यूअस ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर है, अपर लेक है, जो 11वीं सेंचुरी में बना था। बेसिकली अर्दन डैम था, एक डैम था कोलान रिवर पे, कोलास रिवर पे, और फिर 200 साल तक ये रहा। फिर अपर लेक बना, लोअर लेक बना। ये जो लेक है, ये भोपाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइफलाइन है। यहाँ रिच बायोडाइवर्सिटी है, मैक्रोफाइट्स है, फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन है, फिश स्पीशीज है, माइग्रेटरी स्पीशीज भी आती है, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस भी है। सो सारी जो वेटलैंड्स होती है, वेटलैंड्स एक क्लाइमेट रेगुलेटर की तरह काम करती है, फ्लड्स को स्टॉप करने के लिए एसेंशियल होती है। तो वैल्यूज एंड बेनिफिट्स क्या होता है वेटलैंड का? कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है, फिशरीज है, फ्रेश वाटर है, डोमेस्टिक यूज एंड इरिगेशन का, मॉडरेशन ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स, फ्लड बफर है, साइंटिफिक एंड एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है, टूरिज्म एंड रिक्रिएशन है। थ्रेट क्या है? एनक्रोचमेंट, इन्वेजिव स्पीशीज का प्रोलिफरेशन, पॉल्यूशन, सिल्टेशन। अब देखो यही सवाल मेंस में आएगा, तो क्या आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज पढ़ने की, इंटरनेशनल ऑथर्स दिस एंड दैट रिक्वायर्ड है? नहीं है। आपको जो चीज़ आती है उसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, कि जो नॉलेज बेस आपका है उस नॉलेज बेस को आप कैसे यूज़ कर पा रहे हो विद इन द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। अभी मेंस में यही चीज़ आपको काम आएगी बहुत ज़्यादा। तो सी, ये 5-6 बातें हमने वैल्यूज आइडेंटिफाई किया, ये 4-5 हमने थ्रेट्स आइडेंटिफाई कर लिया। तो दिस इज भोज वेटलैंड। यहाँ पे एंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर भी आता है, और यहाँ पे दिस क्रेन नेक्ड स्टॉक भी है, दिस इज स्टॉक। सो दिस इज वेटलैंड। और अब ऐसी रामसर की 75 वेटलैंड है।
अब अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो अरुणाचल प्रदेश में और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दोनों ने मिलके स्टेट ऑफ अरुणाचल एंड WEF ने ड्रोन डिलीवरी मेडिसिन स्टार्ट किया, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। दिस इज अगेन अ आइडिया। ये एक आइडिया है जो आपको यूटिलाइज करना है। हेल्थ केयर सर्विसेज ट्राइबल कम्युनिटी है, अक्सर वहाँ पे रीच डिफ़िकल्ट हो जाता है रोड्स के थ्रू एंड दिस एंड दैट। सो द प्रॉब्लम को हम ऐसे ओवरकम कर सकते हैं कि हम ड्रोन्स के थ्रू वहाँ पे मेडिसिन प्रोवाइड कर दें, डायग्नोस्टिक इमरजेंसी ट्रीटमेंट करें। मेड इन इंडिया ड्रोन्स भी कर रहे हैं और सर्विस बाकी जिलों में भी एक्सटेंड ग्रेजुअली की जाएगी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टेम्पलेट और गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, तो आप इसको अपने आंसर राइटिंग सजेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये एक न्यूज़ है, नए भारत का नया ऐलान, मशीन से सफाई, सुरक्षा व सम्मान। तो हमारा क्या है, मैनुअल जो स्कैवेंजिंग है हम उसको नहीं मानते हैं, उसको हटाने की ज़रूरत है, रिहैबिलिटेशन करने की भी ज़रूरत है, ताकि एक काम बंद हो रहा है तो उसका ऑल्टरनेटिव स्किल्स के थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। अब देखो, इसमें थ्रेट भी होता है, लाइफ का थ्रेट होता है, कई बार यहाँ पे टॉक्सिक डिसीजेज होती है, टॉक्सिक गैसेस होती है और उस गैसेस से हमने देखा है लाइफ लॉस भी हो गया है। तो द आइडिया इज प्रॉपर इक्विपमेंट्स होना ज़रूरी है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स, और वो इक्विपमेंट्स हम मशीन्स के थ्रू कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन मैकेनाइज्ड वे में हमें अब सीवर एटसेट्रा क्लीन करना है ताकि लाइफ लॉस नहीं हो, लाइफ लॉस नहीं हो, और एक लाइफ जो डिग्निटी की हम बात करते हैं वो भी यहाँ पे इंश्योर हो पाए। तो सी दिस इज सच अ गुड थिंग कि हम इस तरीके से यहाँ पे एक टैब रखें। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, एक बेस्ड न्यूज़पेपर आप सबको फॉलो करना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा पैरिफेरल बेनिफिट होगा और ये चीज़ एग्जाम के टाइम पे आप रियलाइज करोगे। चाइनीज ट्रैकिंग वेसल रीचेज श्रीलंका पोर्ट। इंडिया एंड US ने ऑब्जेक्ट किया था प्रेजेंस ऑफ दिस युआन वैंग 5। अब इंडिया श्रीलंका का रिलेशंस पे भी आपको सवाल तैयार करना है। रीड अबाउट सर्टेन जो नुएंसेस है इंडिया श्रीलंका बायलैटरल टाइज के। तो ये सैटेलाइट का दिस यहाँ पे ट्रैकिंग भी है इस युआन वैंग 5 में। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्या कैपेसिटी एटसेट्रा है, बट अगेन इंडियन ओशन में चाइनीज प्रेजेंस और एक जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी भी हमने देखा था। हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को डेट ट्रैप में फंसा के, चाइना ने श्रीलंका को डेट ट्रैप में फंसा के ऑलमोस्ट ओवरटुक कर लिया है इसको, हम्बनटोटा। सोवरेनिटी है ही नहीं यहाँ पे श्रीलंका की। सो दिस इज अ क्राइसिस, दिस इज अ क्राइसिस। प्लस श्रीलंका को अभी हमने इतना हेल्प किया बट श्रीलंका अगेन हेजिटेंट हो रहा है जब चाइना ने यहाँ पे शिप को डॉक किया। दिस ऑल्सो टेल्स कि फॉरेन डिप्लोमेसी में वी नीड टू बी लिटिल बिट मोर practical. So this is Chinese tracking vessel reaches श्रीलंका पोर्ट। फीफा ने सस्पेंड कर दिया दिस इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। तो अभी जो अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप भी होने वाला था उस पर भी अभी डाउट्स है। अफ्रीकन चीता स्टिल स्टक इन ट्रांजिट। तो ये चीता है, चीता नामीबिया से आ रहा है, नामीबिया से कूनो पालपुर में रिलोकेट किया जा रहा है। इंडिया साउथ अफ्रीका नामीबिया के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पर जो कूनो पालपुर फॉरेस्ट रिजर्व है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इनको रिलोकेट करने की बात है। इंडिया में 1952 में चीता एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया था और हमारे यहाँ एशियाटिक चीता था। अभी जो नया चीता आएगा वो अफ्रीकन चीता आएगा, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से। सो दिस इज अगेन लुकिंग लाइक इंडिया में सारी बिग कैट्स आ जाएंगी। लेट अस सी। नामीबिया ने ट्वीट किया है, अभी इंडिया में वो ट्रांसलोकेट होगा, मेडिकल वहाँ पे अभी टेस्ट चल रहे हैं इनके। लेट अस सी, दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन लुक एट दिस ग्रैंड वेलकम। इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर शॉवर फ्लावर petals during the flag in the ceremony of IF's Mountain Terrain Biking Expedition National War Memorial in New Delhi on Tuesday. Prepare a very short note on National War Memorial. नेशनल वॉर मेमोरियल का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है नेशनल वॉर मेमोरियल। प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट। देन दिस इज दिस पेज एंड दिस इज रेमिशन विदाउट रिफॉर्म। अब सी, पनिशमेंट देने का क्या पर्पज़ होता है? पनिशमेंट देने का 3 पर्पज़ होता है। पहला पर्पज़ होता है रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब जिसने कोई गलती की उसको सुधार करो, सुधार करो, गलती की है तो सुधार करो। सेकंड जो पर्पज़ होता है वो होता है से जस्टिस, से जस्टिस। जस्टिस मतलब अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी है। थर्ड हम बोल सकते हैं पनिशमेंट का जो रीज़न होता है वो होता है एक्ट एज अ डेटरेंस। डेटरेंस मतलब लोग डरें कि ऐसी गलती नहीं करना है वरना पनिशमेंट मिलेगा। बट पनिशमेंट कभी भी रिवेंज के लिए नहीं होता है।
एट टाइम्स क्या होता है, प्रिजनर्स को जेल हुआ बट उनका अगर कॉन्डक्ट सही होता है, तो उनको अर्ली जेल से छोड़ दिया जाता है। जैसे 15-20 साल की सजा है उसको 10 साल ही कर देते हैं। इसको रेमिशन बोलते हैं, जो ड्यूरेशन है वो कम कर दिया है। सो द पॉइंट इज, ये जो डिसीजन है ये भी बड़ा साउंड बेसिस पे होना चाहिए, और जो पनिशमेंट के 3 फैक्टर्स हैं लाइक रिफॉर्म्स, जस्टिस और डेटरेंस, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। रेमिशन विदाउट रिफॉर्म शुड नॉट बी देयर। तो दिस इज कंटेम्पररी थिंग कैसा है कि जैसे कुछ क्राइम्स है अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, एस्पेशली रेप कंबाइंड विद मर्डर, दीज आर वेरी हीनस क्राइम सारे एक जैसे नहीं होते। कुछ पेटी क्राइम्स होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत हीनस क्राइम होते हैं, बहुत घृणित काम होता है वो। उस जगह पर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए और पनिशमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। सो द पॉइंट इज, अगर हीनस क्राइम है तो परपेट्रेटर शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रेमिशन। इट इज नॉट क्लियर इफ द कमिटी हैज रिकमेंडेड रेमिशन हैड कंसिडर्ड दिस। तो यहाँ पे एक अगेन व्यू पॉइंट है कि जो क्राइम है उसको मद्देनजर रखते हुए ही रेमिशन या ऐसी चीज आगे देखना चाहिए। सो दिस इज सीआरपीसी एंड दिस कॉम्यूटेशन, रेमिशन और कॉम्यूटेशन। बट अगेन इसमें सारी चीजें लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स के थ्रू ही वर्क करनी चाहिए, एक सेट प्रोसीजर के थ्रू वर्क करना चाहिए। अनजस्टिफाइड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वरना ये जो 3 चीजें हैं पनिशमेंट देने की वो डिफीट होती नजर आती है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज ईरान, एंड दिस इज स्टेपिंग बैक फ्रॉम एन इकोलॉजिकल अबिस क्या होता है? अबिस हम पढ़ते हैं ना, ओशन ज्योग्राफी टोपोग्राफी में पढ़ते हैं, ओशन टोपोग्राफी, दिस इज अबिसल प्लेन पढ़ते हैं वहाँ पे। सो इकोलॉजिकल अबिस मतलब से अ काइंड ऑफ लाइक बहुत लोवेस्ट ऐसा पॉइंट आ गया, नादिर समथिंग। सो दिस इज इकोलॉजिकल अबिस। स्टेपिंग बैक, आइडिया यहाँ पर यही है जो मैंने आपको एक अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। द होल आइडिया इज सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, बट सो इज़ एनवायरमेंट। चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, नर्मदा, कोयल कारो, ये जो चीज़ है 1917-80s में हुआ। जैसे ये दौर था, इसमें बड़े बड़े बांध बन रहे थे, डैम बन रहे थे। डैम बनने से होता है एरिया डूब में आता है, और एरिया डूब में आता है तो फिर ऑल टाइप ऑफ डिफिकल्टीज आती है। रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है, रीलोकेशन करना पड़ता है, फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं। So the idea is we need dams, multi-purpose dams, we need projects for growth and development, but at what cost? So government who responded series of forest, wildlife, environment and related laws and policies. देखो ज़्यादातर laws जो है ना फॉरेस्ट के, वो सब देखो 1970-80 के दशक के हैं, बिकॉज तब इस टाइप के मूवमेंट्स भी चल रहे थे। तो मूवमेंट्स होना भी ज़रूरी है, इससे सस्टेनेबिलिटी सेंटर स्टेज पे आता है एडमिनिस्ट्रेशन का। अभी इंडिया 75 साल कंप्लीट कर रहा है। द आइडिया इज नेक्स्ट 25 ईयर्स इज इम्पॉर्टेंट, एनवायरमेंट को इग्नोर नहीं करना है। नियो डिटर्मिनिज्म शुड बी द वे फॉरवर्ड। बाकी नीति आयोग का रिपोर्ट है, एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस आने वाला है, वाटर का स्ट्रेस होगा, वाटर क्वालिटी खराब होगा, लैंड प्रोडक्टिविटी कम हो, दीज आर प्रेडिक्शंस। फर्टिलाइजर यूज ज़्यादा होगा तो अगेन सॉइल डिटीरियोरेट होगा। वर्ल्ड बैंक ने भी बोला है इंडिया बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, चैलेंजेस आएंगे। देन जीडीपी में भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जीडीपी में एक टर्म हमने पढ़ा था जीएनपी, और हमने ये भी देखा था कि जो एनवायरनमेंट कॉस्ट उसको भी फैक्टर इन करना चाहिए जब हम डेप्रिशिएशन की बात करें। डेप्रिशिएशन जैसे एनएनपी, नेट में हमें डेप्रिशिएशन भी देखना चाहिए कि हम ग्रोथ तो कर रहे हैं बट एनवायरनमेंट कितना डैमेज हो रहा है उससे, लाइक दैट। तो लेटेस्ट प्रपोजल अमेंड फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल लॉज, अभी एक नया प्रपोजल भी है, ऑल्दो वो फाइनल नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए अभी, लेट अस वेट एंड वॉच। सो द आइडिया इज इन दिस होल आर्टिकल इज इंडिया एट 75 इज कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करो, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो जो वल्नरेबल कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, जैसे कोस्टल हो गया या फिर ट्राइबल्स हो गया, दे आर गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड। बाकी एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन, एराटिक रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट, साइक्लोन, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही है, और मॉनसून भी टेम्पोरल एंड स्पेटियल पैटर्न बहुत डिफिकल्ट हो गया है। सो द आइडिया इज नेचर के साथ हमें दिस चांस नहीं लेना चाहिए, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। टेक्सटाइल, फुटवेयर, क्लीनिंग एजेंट्स, वेसल्स, पॉटरी, फर्नीचर, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, वाटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ये सारे जो आइटम्स हैं इसमें भी हम ट्रेडिशनल और नई स्किल्स को आगे बढ़ाएं। बिकॉज जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी 5 प्रण की बात किया था 15 अगस्त को, कि हम अपनी हेरिटेज को नहीं भूलें।
कम्युनिटी लेड इको टूरिज्म हो, होम स्टे जैसे उत्तराखंड में होता है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, उत्तराखंड बहुत ब्यूटीफुल है, लद्दाख भी बहुत ब्यूटीफुल है, सिक्किम भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर टूरिज्म को हम इस तरीके से बढ़ाएं। कम्युनिटी कंजर्व्ड एरिया होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को आगे बढ़ाएं। एमजी नरेगा जैसी एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ भी हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों को आगे रखें। यूएनईपी के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी बोलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, लैंड वाटर रीजनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, कम्युनिटी हेल्थ, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन, इको टूरिज्म, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इन सब से एनवायरनमेंट भी बचेगा इन एरिया में, हम अगर स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। द रीज़न बीइंग मैं इन सब वर्ड्स को इतना रिपीट करता हूँ इज़ दैट कि ये आपको सबकॉन्शियस बैठ जाएगा। जब आप अभी मेंस लिखने जाओगे ना, आप देखोगे ऑटोमेटिकली आप इन्हीं पिलर्स पे सोच रहे हो, और ये पिलर्स हमारा सिलेबस भी है, तो दिस विल हेल्प यू अलॉट। सो द आइडिया इज़ कि हम यहाँ पे कम्युनिटी ड्रिवन करें, ग्राउंड लेवल पे देखें, ग्राम सभा जो है, ग्राम पंचायत है, इसको रोपिन करें, लोकल्स को रोपिन करें, ये चीज़ हमें आगे वर्क करेगा। इंडस्ट्रियल वर्कर, फार्मर्स, फिशर्स, क्राफ्ट्स पर्सन, पेस्टोरलिस्ट, ये क्या होते हैं, इस शब्द का मतलब बताइए। पेस्टोरलिस्ट क्या होता है? अर्बन एंड रूरल यूथ हो गया, विमेन को हम करें, डिसेबल्ड को करें, LGBTQ को इंक्लूड करें। द आइडिया इज वी नीड टू बी इंक्लूसिव फ्रंट रखना है व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट बैटल। हाई पॉइंट्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यहाँ प्राइमरली बात किया है CSIR का। CSIR, some of our students are from here, CSIR, Council of Scientific and Industrial Research। अब CSIR क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? CSIR अगेन, दीज आर इंस्टीट्यूशंस, दीज आर पिलर्स जो साइंस लेड प्रोग्रेस को आगे फ्यूल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को फ्यूल कर रहे हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी ऑल नो मेन स्टे हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एसेंशियल चीज़ है R&D एंड ऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो डेमोक्रेसी में हम CSIR जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस भी है, यूनिवर्सिटीज़ भी है, यहाँ हम इनोवेशन को, प्रैक्टिकल लर्निंग को, एप्लीकेशन को, इनको ज़्यादा बढ़ावा दें इन चीज़ों को। तो यहाँ हिस्ट्री दिया हुआ है, जैसे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू CSIR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हुआ, सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग सपोर्ट दिया गया CSIR इनिशियल ईयर। सो अगेन फाइनेंस ज़रूरी होता है। ये जो R&D जैसी चीज़ें होती है ना, इसमें बहुत पैसा लगता है, और बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई करते हो, कुछ वर्क करती है, कुछ वर्क नहीं करती, बट दैट डजंट मीन कि यू स्टॉप ट्राइंग। एक्सपेरिमेंट्स कभी रुकने नहीं चाहिए। सो दैट इज़ वाई फंडिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। अब जैसे यहाँ पे प्राइवेट दिस सेक्टर ने, जैसे टाटा ट्रस्ट ने यहाँ पे फंडिंग दिया, गवर्नमेंट ने भी फंडिंग दिया, इन अ वे ये सारी चीज़ें, अगर CSIR अच्छा काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें वापस इन्वेस्टमेंट वापस मल्टीपल टाइम्स डबल होके यहाँ पे आ जाता है। सो दिस इज़ द वे। गवर्नमेंट इंडस्ट्री भी रेज रिसोर्सेस कैसे करती है? क्राउड सोर्सिंग से करती है। क्राउड सोर्सिंग क्या होता है? क्राउड सोर्सिंग क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग लाइक बहुत ज़्यादा आप किसी वन पर्सन से पैसे लेने के बजाय, लाइक से बैंक से या फिर इन्वेस्टर से पैसे लेने के बजाय, आप बहुत सारे लोगों से, जो बहुत सारे यूजर्स हैं, लोगों से, उनसे स्मॉल अमाउंट लो, टोकन अमाउंट लो, और ये कलेक्टिवली फिर आपका एक अच्छा खासा सम बन जाता है, और ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन एक्टिविटीज आप उससे कवर कर पाओगे। सो दिस इज कॉल्ड क्राउड सोर्सिंग। तो CSIR का जैसे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, प्लस ये यंग जनरेशन को भी प्रिपेयर करता है, लोगों की साइंस में इंटरेस्ट बढ़ता है, फिर साइंस में वो नया ब्लड आएगा, नए लोग आएंगे, वो और फिर इंस्टीट्यूशंस को आगे प्रोपेल करेंगे, R&D को आगे प्रोपेल करेंगे। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। और इसीलिए हमारे विजनरीज ने, जैसे मेघनाथ साहा साहब ने, वेरी गुड साइंटिस्ट, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यहाँ पे CSIR का फाउंडेशन यहाँ पे डाला था। तो द आइडिया इज CSIR और जो इंस्टीट्यूशंस है, इनको फ्री हैंड देना ज़रूरी है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, लेदर रिलेटेड इन्होंने बहुत इनोवेशन किया है, केमिकल्स में, मैन्युफैक्चरिंग में। ये चीज़ कॉस्ट नहीं होती है, ये चीज़ इन्वेस्टमेंट होती है। मैं आपको भी हमेशा बताता हूँ, एजुकेशन जो होता है, दिस इज़ नॉट कॉस्ट, दिस इज़ इन्वेस्टमेंट। आपके पास दो ऑप्शंस है, पार्टिंग का या फिर एजुकेशन का। प्रिफर एजुकेशन। ये एजुकेशन आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस पार्टिंग, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आई एम सेइंग प्रिफर क्या करना है। यहाँ एजुकेशन में, R&D में, सेल्फ पे जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ये चीज़ कॉस्ट नहीं होती, ये एक इन्वेस्टमेंट होता है, इसके बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं आपको। ओके,
सो द आइडिया इज CSIR इज अगेन इम्पॉर्टेंट, सेल्फ रिलायंस इससे हमें बढ़ेगा। जैसे अरोमा मिशन था CSIR का, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स को इसने लाइफ उनका हेल्प किया, है ना। बफेलो मिल्क को कैसे प्रोसेस करेंगे, कमर्शियलाइज कैसे करेंगे, अमूल डेयरी का इसने हेल्प किया। फिर जैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी पर्पल रिवॉल्यूशन है। व्हाट इज दिस पर्पल रिवॉल्यूशन? कुछ ही दिन पहले इसका एक फोटो भी दिखाया था मैंने, पर्पल रिवॉल्यूशन। What is this purple revolution tell? So the idea is CSIR is not cost, CSIR is not cost, this is investment। यहाँ पे हमें प्रायोरिटी से वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज यही चीज़ हमें आगे सिविलाइजेशन को, कंट्री को आगे प्रोपेल करके ले जाएगी आगे। सो एजुकेशन हुआ, R&D हुआ, हेल्थ केयर हुआ, ये कॉस्ट नहीं होती, ये इन्वेस्टमेंट होता है। हाई पॉइंट्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। The coming 75 years, higher standard of living is possible if India shifts its focus to science and technology. Again, science and technology is a panacea. हमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, हमें एक कल्चर बनाना चाहिए। जैसे हर घर तिरंगा कैंपेन हुआ, क्यों ना हम एक ऐसा कैंपेन करें कि हर कोई साइंटिफिक अक्यूमेन रखेगा। इससे हमारा सोसाइटी लेवल पे, कल्चरल लेवल पे काफ़ी प्रोग्रेस होगा। स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अ कल्चर। इंक्यूजिटिवनेस आएगी, सवाल पूछो, क्वेश्चन करो, दिस विल हेल्प। तो ये कल्चर बनाना ज़रूरी है। साइंस फॉर द मासेस करें, साइंस फॉर द मासेस, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन, एवरीवेयर साइंस फॉर द मासेस। एंटरप्रेन्योरशिप को भी हम एनकरेज करें। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इल्ड, नेट सोन एरिया भी बड़ा है, नॉन फूड ग्रेन, फूड ग्रेन एंड दिस एक्टिव। ईजिंग ट्रेंड है, अभी इन्फ्लेशन थोड़ा कूल डाउन होगा सितंबर में। माउंटिंग डेट है, मिल्क प्राइस हाइक हुआ, 2 रुपये और महंगा हो गया। नेशनल फ्लैग कैंपेन था और दिस इज कैबिनेट। नाउ अंडरस्टैंडिंग एथेनॉल ब्लेंडिंग। सी, हमें फॉसिल फ्यूल से अलग होना है, बट कैसे हुआ जाए? एक तरीका होता है EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दूसरा तरीका होता है कोई हाइड्रोजन सेल फ्यूल जैसी बात करें। तीसरा तरीका होता है एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल ही रखें, बट उसमें से 20% 30% बायोफ्यूल मिला दें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? ये आसान है करना। एकदम से बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं लाने पड़ेंगे। हम थोड़े चेंजेस करके इंटरनल कंबशन इंजन में ऑटोमेकर्स इस फॉसिल फ्यूल में अप टू 30% बायोफ्यूल मिला सकते हैं। तो इंडिया को इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक तो जो इम्पोर्ट बिल है हमारा वो कम होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा, नई एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़ में दिस पैसा भी आएगा। सो दिस इज़ विन विन थिंग। सो दैट इज़ वाई EV को हम फोकस कर रहे हैं, हाइड्रोजन नए फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को भी फोकस कर रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली फॉसिल फ्यूल भी हमारा मेन स्टे है। तो नीति आयोग ने E20 का गोल अपनाया है कि E20 मतलब से 20% फॉसिल फ्यूल वहाँ पे हम मिक्स करेंगे, फॉसिल फ्यूल में एथेनॉल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया 10% शुगर केन एक्सट्रैक्ट इथेनॉल इन दिस पेट्रोल में ऑन स्केड्यूल था। रेड फोर्ट 76th इंडिपेंडेंस में भी बताया। एनर्जी सेक्टर में हमें इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। रिमेंबर, कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बायोफ्यूल पे भी एक आंसर राइटिंग के लिए कहा था। आई रीड दिस न्यूज़पेपर एवरी डे। तो द वे जो चीज़ों को हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं ना, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। जो भी ऐसा डेली कर रहा है वो प्रेडिक्ट कर लेगा। हम जो टॉपिक्स देखते हैं ना, मैं आपको केवल वही सवाल देता हूँ और वही डायरेक्शन दिखाता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे ये एग्रीकल्चर, कुछ ही दिन पहले मैंने आपको रिमेंबर बायोफ्यूल पे एक नोट प्रिपेयर करने के लिए बोला था। अब सी, यही बायोफ्यूल का प्राइम मिनिस्टर साहब ने रेड फोर्ट पे मेंशन किया। आवर सिंक इज़ रियली गुड। सो जो मैं सवाल देता हूँ आपको, उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट किया करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। दिस इज़ एथेनॉल। अब एथेनॉल में 10% यहाँ पर ब्लेंडिंग की बात है, 20% 2030 तक भी हो पाएगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग से ऑयल इंपोर्ट 85% जो है शेयर, ऑयल इंपोर्ट थोड़ा कम होगा, विच इज़ लाइक ऑयल इंपोर्ट इंडिया का 85% है। कुछ भी कम होगा वो अपने लिए एक विक्ट्री है, वरना ये ऑयल इंपोर्ट कराने में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी हमारा डिप्लीट हो जाता है, प्लस पॉल्यूशन वगैरह भी प्रॉब्लम है ही। बायोफ्यूल आएगा तो फार्मर को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे एग्रीकल्चर में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स बैच में एग्रीकल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में एग्रीकल्चर में हर साल 4-5 सवाल आते हैं। मेंस में हर साल 20 में से 4 सवाल एग्रीकल्चर के आते हैं। इसलिए मैं एग्रीकल्चर पे इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ। तो ये अभी हमने पढ़ा ना, फार्मर इनकम को कैसे बढ़ाई जाए। तो दिस इज अगेन वन थिंग, अलाइड एक्टिविटीज से इनकम जनरेट करो, सप्लीमेंट्री इनकम जनरेट करो। दिस इज अगेन फार्मर्स इनकम।
तो उनको एक इनकम भी होगा और हमारा जो पैसे भी बच जाएंगे, तो दिस इज़ अ विन विन थिंग। अब इसके रिफाइनमेंट आ रहे हैं, जैसे मोबाइल की जनरेशन्स होती है, अभी एंड्रॉयड 13 लॉन्च हुआ है। सो एथेनॉल सप्लाईज में कैसे ऑगमेंट किया जाए, तो फर्स्ट जनरेशन आया, उसमें मोलासेस, इथेनॉल वगैरह था, राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, कॉर्न कैब्स, इन सब से बैगीज, बैम्बू, उडी, बायोमास। सेकेंड जो जनरेशन आया उसने उसको और इम्प्रूव किया और रेगुलर फूड क्रॉप्स के अलावा दूसरी जगह से भी हम एथेनॉल बनाने लग गए। सिमिलरली थर्ड जनरेशन आएगा, उसमें और वेस्टेज एट्सेट्रा हम रिफाइनमेंट करेंगे। सो द आइडिया इज हमें इस तरीके से बायोफ्यूल भी बनाना है कि हमारी फूड सप्लाई को चैलेंज नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा फूड वाला प्रोडक्ट वीकन हो जाए, नो, बट एट द सेम टाइम हम एक अलाइड, एक पैरेलल में यहाँ पे बायोफ्यूल को कमर्शलाइज कर दें। इससे मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जैसे ब्राज़ील ने भी किया था। ऑटो इंडस्ट्री इसको वेलकम कर रही है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरर्स करेंगे और वो बायोफ्यूल रेडी हो जाएगा उनका प्रोडक्ट, उनका इंजन। ऑप्टिमाइजेशन डेफिनेटली ज़रूरी होगा, बट अब इसमें ऑब्जेक्शंस भी यही हैं कि जो इसका कॉस्ट आएगा वो रिकवर होगा या नहीं होगा, या फिर ये एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन है। एंड गोल तो हमारा वैसे भी फॉसिल फ्यूल को हटाना ही है, प्लस ईवीज वगैरह भी अब फिजिबल नज़र आते जा रहे हैं, तो क्या इस पर इतना इन्वेस्टमेंट करेक्ट होगा, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी है यहाँ पे। प्लस फूड सेफ्टी सिक्योरिटी हमेशा से एक चैलेंज बना रहता है। ये नहीं हो कि हम सब बायोफ्यूल में ही लग जाएं और हमारा फूड सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो दिस इज मेज एट्सेट्रा, यहाँ पर हम बायोफ्यूल ले सकते हैं। द होल आइडिया इज वी आर ऑप्टिमिस्टिक, वी आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, एथेनॉल ब्लेंडिंग। द लिटरेरी ट्रेल ऑफ इंडिपेंडेंस। देन फिक्स का मतलब बहुत सारे होते हैं। इसका मतलब होता है जैसे भूख लग रही है, आई डोंट गो अवे, माई वाइफ इज फिक्सिंग लंच फॉर अस, आई विल फिक्स अ ड्रिंक फॉर यू। दिस इज समथिंग लाइक प्रिपेयर अ फूड, मेक और प्रिपेयर फूड और ड्रिंक। देन फिक्स मतलब होता है सुधार करना। कैन यू फिक्स माई इलेक्ट्रिक शेवर, कैन यू फिक्स द डोर, आई विल फिक्स यू सेविंग मशीन। तो इसका फिक्स का मतलब हो गया कि से उन्होंने सुधार कर दिया। एक मैच फिक्सिंग भी होता है। एक बातों में भी ये होता था कि जैसे पहले बोला जाता था, इफ टू पीपल आर टॉकिंग, ही बटन होल्ड मी ऑन माई वे टू माई ऑफिस, मतलब फोर्स्ड टू लिसन टू हिम, बातें वहां पे हो गई। ऑन द स्लाई, ऑन द स्लाई का मतलब इट्स अ सीक्रेट, इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज डन अनलॉफुली और डिसऑनेस्टली। जैसे ही सेज ही हैज गिवन अप ड्रिंकिंग, बट वो चोरी छुपे, बट आई नो ही ड्रिंक्स ऑन द स्लाई। सो डिफरेंस बिटवीन फुलिश एंड इग्नोरेंट क्या होता है? फुलिश मतलब होता है उसको उस चीज का ज्ञान ही नहीं है, उसको उस चीज के बारे में पता नहीं है, फुलिश है वो, फुलिश बिहेवियर है, दैट इज अ फुलिश बिहेवियर। इग्नोरेंट होता है उसको उस चीज का पता नहीं है, बट अगर उस चीज का पता है और फिर भी वो एक्टिविटी कर रहा है टाइम एंड अगेन, देन इट इज अ फुलिश बिहेवियर। Ignorant person is lacking in knowledge. We are ignorant when we do not know. जैसे I'm ignorant of Greek. But foolish person वो होगा जिसको पता है इससे नुकसान होता है, बट स्टिल वो उसको नहीं कंटिन्यू, उसको नहीं करता है, देन दैट इज फुलिश बिहेवियर, दैट इज फुलिश बिहेवियर। जैसे हमको पता है एग्जाम प्रिपरेशन लास्ट टाइम पे नहीं होती है, हमको साल भर थोड़ा एक जनरल पेस बना के रखना चाहिए, रन भी नहीं करना है बट एक नॉर्मल मैराथन पेस बना के रखना चाहिए ईयर लॉन्ग। तो ये चीज़ अगर हमें नहीं पता है और हमने नहीं पढ़ा तो हम इग्नोरेंट कहलाएंगे। बट जब मैं आपको रोज बता रहा हूँ कि ये चीज़ होना चाहिए और स्टिल आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, फिर एग्जाम का भी जब नोटिफिकेशन आएगा फरवरी में, देन यू विल ट्राई टू डू कि कुछ यहाँ पे मैजिक कर लेते हैं। यूजुअली मैजिक होता नहीं है ऐसा, बट हम ट्राई करेंगे, देन ये होगा आप इग्नोरेंट थे, बट सेकेंड केस में यू विल बी फुलिश। आपको पता है जब 28 मई को एग्जाम लिखना है मतलब लिखना है, तो आज ही से तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? दिस इज द थिंग। देन व्हेन यू एग्जाम समथिंग ऑफ एनालाइज, अब देखो यहाँ पे सवाल है एग्जामिन एंड डिस्कस का। व्हेन यू एग्जामिन समथिंग यू एनालाइज इट वेरी क्लोजली, बहुत अच्छे से बारीकी से उसको देखते हो और एक जजमेंट पास करते हो, तो वो एग्जामिन होता है। मैं बाद में आपको कुछ सवाल भी कराऊंगा, जैसे अभी मेंस बैच में मैंने इन सब के सारे कीवर्ड्स बताए थे, एग्जामिन, डिस्कस, इलैबोरेट एट्सेट्रा। एग्जामिन मतलब सूक्ष्मता से जांच करना और एक कंक्लूजन देना, एक जजमेंट देना, तो वो होता है एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट उसमें बताना। डिस्कस का मतलब होता है उसको आपने पूरा तोड़ दिया है और पूरा एक एक अलग अलग पार्ट को आप डिस्कस कर रहे हो। तो डिस्कस मतलब टू शेक अपार्ट।
यू डिस्कस समथिंग व्हेन यू टॉक अबाउट इट इन ग्रेट डिटेल विद अदर. डिस्कशन वर्बल भी हो सकता है, एग्जामिनेशन कैन बी थ्रू डिस्कशन ऑल्सो. सो ये चीज़ याद रखना है. एग्जामिन पूछा गया मतलब जैसे आपकी कॉपी में एग्जामिन कर रहा हूँ, ऑल्दो आई डोंट गिव मार्क्स, ऐसे अलॉट नहीं करता हूँ, बट से 8 आउट ऑफ 10 ये आंसर है, तो मैंने उसको एग्जामिन किया, फिर एक जजमेंट पास किया कि 8 नंबर मिले हैं आउट ऑफ 10. तो जब एग्जामिन होगा तो ऑलवेज कम अप विद सम बैलेंस्ड जजमेंट. और डिस्कशन मतलब आंसर का आप अलग अलग पैरामीटर बता दो, ये सही है, ये गलत है, बट यू आर नॉट लाइक passing on one judgment. Okay, so this is again discuss and examine. Then this is there, और ये पेज है नेक्स्ट. will fulfill the needs of partner. रशियन ऑफिशियल्स ने कहा डिफेंस इक्विपमेंट गिवन टू आर्मी. अब यही चीज़ मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस में बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आइए. देन कॉल फॉर वाइडर कवरेज, प्रिकॉशनरी डोज, कोविड-19 बढ़ रहा है. ये सुपर वासुकी का मेडन ट्रायल है, अ हिट. 3.5 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन है, 27,000 टन ऑफ कोल ये कैरी कर रही है. वासुकी लाइक अ सर्पेंट, दिस इज सुपर वासुकी, मतलब एक बहुत लंबा ट्रेन है ये. 295 लोडेड वैगन्स है, 27,000 टन कोल को ये अगस्त 15 आज़ादी का अमृत महोत्सव में किया. 3.5 किलोमीटर लंबी है ये ट्रेन. फ्रेट ट्रेन है, 267 किलोमीटर का. कोरबा छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव इन नागपुर, एंड राजनांदगांव इज नॉट इन नागपुर, राजनांदगांव नागपुर नहीं है आई थिंक, एंड वॉज रन बाय साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे. अब हम न्यूज़पेपर में भी गलतियां निकालने लग गए. राजनांदगांव इज नॉट नागपुर, राजनांदगांव इज आई थिंक छत्तीसगढ़, कंफर्म. सो दिस इज छत्तीसगढ़, कोरबा तो छत्तीसगढ़ है, एंड दिस कंफर्म दिस. सो दिस इज द रेलवेज प्लान टू यूज दिस अरेंजमेंट सो दैट ट्रांसपोर्ट कोल का पीक होता है, एफिशिएंटली ये ट्रांसफर कर पाएगा. चाइना अनवील्स प्लान टू बूस्ट बर्थ रेट. अब चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है ये बैकफायर कर गया. चाइना सेट सैंक्शंस ऑन ताइवान फिगर. चाइना का मिसाइल शुड बी कॉन्टेस्टेड. यूएस नीड्स कॉन्फ्लिक्ट टू रिटेन ग्लोबल हेजेमनी, ये मिस्टर पुतिन ने कहा है. देन जुलाई होलसेल इन्फ्लेशन स्लोज टू 13.9%. फ्यूल डिमांड कॉन्टिन्यूज टू फॉल अमिड मॉनसून. इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है स्टेबलाइज हो जाएगा, खारा साहब ने बताया. इंडिया बाइज पेटकोक फ्रॉम वेनेजुएला. चाइना टू बूस्ट डिमांड, स्पीड अप इंफ्रास्ट्रक्चर. सी चाइना इसलिए रेट्स कट कर रहा है, चाइना में स्लो डाउन हो रहा है एक्चुअली. हाउसिंग प्राइसेस 5% ऑन डिमांड बढ़ रहा है दिल्ली एनसीआर, एंड दिस इज ही इज डूइंग सो गुड. वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन को भी जॉइन दिस, हराया था. 2 अदर्स इज विनर्स ऑन ओपनिंग डे. तो दिस इज रियली गुड. चेस हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है यहाँ पे. देन दिस इज द हिंदू, ये इंडियन एक्सप्रेस है. अब देखो, ever since the Chinese took Hambantota port on 99-year lease in 2017, India and US have voiced concerns that it could harm their interest. Ship of the Yuan Wang class can monitor the lands they pass. This is surveillance कर रहा है यहाँ पे. There is no doubt about that. Remembering Vajpayee साहब, then ITBP personnel. This is very unfortunate. So this is the front page of the Hindu. Condemn and listen. To draw the line between free speech and hate speech, you need to engage with the inequalities of power. Then this is presumed guilty, Bail Act, power check, workforce less diverse, a can-do nation, entrepreneurship. अब ये है एफ इंसास. तो अभी डिफेंस जो है हमें उसको मॉडर्नाइज करना ज़रूरी है. एक है एफ इंसास, निपुण माइंस और लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट. ये 3 चीज़ें अभी इंडियन आर्मी को मिला है. एसएसबी स्टूडेंट्स नोट इट डाउन. एफ इंसास, निपुण माइंस, लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट. एफ इंसास होता है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर, अ सिस्टम जिसमें इन्फेंट्री मतलब जो सबसे आगे फ्रंट में जाके डिशुम करते हैं वो इन्फेंट्री होती है. तो इन्फेंट्री का मतलब है वो बहुत केपेबल होना चाहिए, उनको एकदम बेस्ट जो होता है वो इन्फेंट्री में भेजते हैं. तो फ्यूचर इन्फेंट्री जो सोल्जर है, मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी सोल्जर की बढ़ाओ. ऑपरेशनल कैपेबिलिटी मतलब वो वेल इक्विप्ड हो, चाहे उसके पास वेपन्स हो या उसकी ट्रेनिंग हो या माइंडसेट, एवरीथिंग वेल इक्विप्ड होना चाहिए. सोल्जर्स को इक्विप करो मॉडर्न सिस्टम से. लाइट वेट होना चाहिए, बिकॉज वजन ज़्यादा होता है तो वो थकाएगा. वैसे ही माउंटेन टेरेन में फाइट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको ऑल वेदर ऑल टेरेन करो. ऑक्सीजन सप्लाई भी यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे डिफिकल्टी आती है, फाइट इज़ नॉट दैट ईजी. और उस पर आप इतना वजन भी कर दो, वैसे 25-30 किलो का तो उठाना ही पड़ता है. तो द आइडिया इज गन आपकी लाइट वेट हो, गन आपका ज़्यादा एज अ बर्डन नहीं हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, मेंटेनेंस नहीं हो. ये नहीं कि फायर आ रहा है और आपकी गन चोक हो गई, लो मेंटेनेंस होना चाहिए. दिस इज दैट. तो
फुल गियर है, एफ इंसास सिस्टम है, इसमें AK-203 असॉल्ट राइफल भी होगी। ये रशियन ओरिजिन की है, गैस ऑपरेटेड है, मैगजीन फेड है, सेलेक्ट वायर वेपन। ये अच्छी सीरीज है, दिस इज अगेन गुड। AK-47 भी बहुत रिलायबल मानी जाती है कि दिस इज वेरी रिलायबल, आप बहुत भरोसेमंद होती है। AK मेंटेनेंस नहीं होता है इन सीरीज में, तो दिस इज गुड, रफ एंड टफ होती है। तो अब इसकी रेंज 300 मीटर है और अच्छी बात यह है कोरवा नियर अमेठी में जॉइंट वेंचर के थ्रू बनने वाली है। 6 लाख AK-203 साइंड हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड में जॉइंट कोलैबोरेशन से। इसके अलावा इसमें मल्टी मोड ग्रेनेड भी देंगे हम, डिफेंसिव मोड में भी आप कर सकते हो। डिफेंसिव मोड में बस वो फ्रैगमेंट करेगा, है ना, फ्रैगमेंटेशन करेगा। ऑफेंसिव मोड में वो ब्लास्ट करेगा। वेपन किट भी होगा, मल्टीपर्पज नाइफ भी होगा। कई बार बिल्कुल क्लोज क्वार्टर में आपको फाइट करना पड़ता है तो बंदूक काम नहीं आती, फिर नाइफ काम आता है, तो नाइफ फॉर क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में। फिर बैलिस्टिक हेलमेट भी होगा, दिस सोल्जर को बैलिस्टिक हेलमेट भी देंगे, बैलिस्टिक गॉगल्स भी देंगे। प्रोजेक्टाइल एंड फ्रैगमेंट्स जो है उनसे बचाव करेगा। बुलेट प्रूफ वेस्ट भी होगा इनके पास, सोल्जर को 9mm बुलेट्स से बचाएगा, AK-47 अम्यूनेशन से भी बचाएगा। राइफल माउंटेड होलोग्राफिक साइट भी है, 200 मीटर तक आप उसका एम ले पाओगे एक्यूरेटली। नाइट विजन डिवाइस भी यहाँ पे दिया है, थर्मल इमेजिंग, वो आप नाइट में भी ऑपरेशंस हो पाएंगे। रियल टाइम एक्सचेंज के लिए इसमें कम्युनिकेशन माइक वगैरह भी सब अच्छे से फिट होगा। DRDO और प्राइवेट इंडस्ट्रीज इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रही है। तो एफ इंसास 2000 में आया था और मॉडर्नाइजेशन करने का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यूके में भी जैसे फिस्ट प्रोग्राम है, फ्यूचर इंटीग्रेटेड सोल्जर टेक्नोलॉजी। अभी एक और प्रोग्राम चल रहा है, चाइना कर रहा है, वो है सुपर सोल्जर बनाने का, समथिंग लाइक दैट। डिफेंस DRDO जो ये काम कर रहा है इन्फेंट्री सोल्जर के लिए, दिस इज वेरी गुड। तो ये हुआ एफ इंसास। दूसरा है निपुन माइंस। निपुन माइंस क्या है, कई बार माइंस दली रहती है, डिफिकल्ट हो जाता है उसको डिटेक्ट करना और उससे लॉसेस भी हो जाते हैं। तो एक एंटी पर्सनल माइंस है, सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिशन है, DRDO ने बनाया है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेशन, एनिमी इन्फेंट्री, माइंस रहेंगी वहाँ पे। दिस आर्मामेंट रिसर्च ने बनाया, पुणे बेस्ड DRDO ने। तो एंटी माइंस पर्सनल माइंस आर मेंट टू यूज्ड अगेंस्ट ह्यूमंस एज अगेंस्ट एंटी टैंक माइंस आर एम्ड एट हैवी व्हीकल। क्योंकि अगर एंटी टैंक मिसाइल है ना, उसमें अगर ह्यूमन आ जाता है तो वो ब्लास्ट नहीं होगी, तो ये स्पेसिफिकली फॉर ह्यूमन के लिए होगा। दिस स्मॉलर इन साइज होगा, लार्ज नंबर में डिप्लॉय कर सकते हैं, ये जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको स्टॉप करेगी निपुन माइंस। LCA तेजस नहीं है, लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट है। इसका मतलब है बोट्स हैं फॉर द बोट्स विद लिमिटेड कैपेबिलिटी करंटली यूज इन द पैंगोंग सो लेक में। तो इंडिजीनसली डेवलप्ड है, गोवा बेस्ड एक्वेरियस शिपयार्ड ने बनाया है। स्पीड है इसमें, वाटर ऑब्स्टेकल्स को भी ओवरकम कर पाएगा। तो जो जैसे पैंगोंग सो लेक है वहाँ भी हम डोमिनेट करेंगे। तो 3 है, एक है LCA, दूसरा है निपुन और तीसरा है एफ इंसास। आत्मनिर्भर पुश इज द हाईलाइट। कॉर्निया बायो इंजीनियर किया, पिग कोलेजन कैन रीस्टोर साइट। देन दिस इज बेंगलुरु, दूध बहुत महंगा हो गया है। देन 4 व्हीलर EV 4A, ओला भी ला रहा है इलेक्ट्रिक। कंस्ट्रक्शन फूड MSME फ्यूल कॉस्ट कोविड क्रेडिट राइज हुआ। अमूल डेयरी भी 2 रुपये महंगा हो गया। देन क्रिप्टो हैक है। देन जुलाई इन्फ्लेशन। Then this is states failure alert delays. Then Russia. Then this is Trump. Then Morrison. This Australia. So this is the Hindu newspaper. This is the Hindu newspaper. नोट्स वगैरह मैं थोड़े टाइम पे फिर से रिज्यूम करता हूँ. ऑल राइट, दिस इज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.